हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे 13 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस जो पूरे कंटेंट की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। वहाँ पर हमारा डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स मिलता है, तो उसमें आप ये पीडीएफ देख सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे। जो एशियान है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि एशियान का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। बैंकॉक, जकार्ता, मनीला और हनोई। सही जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिखेगा। असम के मुख्यमंत्री के रूप में अभी रिसेंट में किसने शपथ ली है? देखो, क्वेश्चंस कई बार कहाँ से फ्रेम हो सकता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सभी को पता होगा कि जो हिम्मत बिस्व शर्मा है, अब ये दूसरी बार बने हुए हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि अभी रिसेंट में जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका ये कौन सा कार्यकाल है? तो इनके 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो रहे हैं, ठीक है। इससे पहले ये कांग्रेस में भी थे, बट बीजेपी में इनका दूसरा कार्यकाल यहाँ पर रहा है। तो हिम्मत बिस्व शर्मा जो है अब दूसरी बार जो है यहाँ पर असम के चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए। अब यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो राज्यपाल हैं इनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो जो वहाँ के राज्यपाल हैं उन्होंने जो है इनको ओथ दिलाने का पूरा कार्यक्रम किया। और आपने देखा कि रिसेंट में 2 जगह जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है। वेस्ट बंगाल में तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी हैं और असम में, और यहाँ पर जो है बीजेपी ने दोबारा से ही गवर्नमेंट फ्रेम की है। तो इसमें जो है हिम्मत बिस्व शर्मा, ठीक है। तमिलनाडु में भी अभी आपने देखा कि विजय जो है वहाँ पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जो है पोजीशन उनको मिली है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये रहेगा कि असम टू बी सॉर्न इन एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर अ सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म, दूसरी बार लगातार जो है बनना है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और वेन्यू क्या था? तो गुवाहाटी का जो खानापारा फील्ड है, ये एक वेटनरी कॉलेज फील्ड है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने शपथ कार्यक्रम जो है वो इनका अनाउंस हुआ। और ये आप थोड़े से 2-3 चीज़ें और भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जो कैबिनेट में 4 मिनिस्टर्स ने ओथ लिए। एक है रामेश्वर तेली, अतुल बोरा और चरण बोरा एंड अजंता न्योंग। ये असम की फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर इन द प्रीवियस टर्म रही हैं, तो इनका नाम भी यहाँ पर है। और इलेक्शन मैंडेट में आपने देखा होगा कि 102 सीट्स थी, जिसमें बीजेपी को 82 मिली और एजीपी 10 और बीपीएफ यहाँ पर 10 नहीं है, ठीक है। और स्पीकर जो है वो है रंजीत दास, तो इनका नाम जो है स्पीकर की पोजीशन पे यहाँ पर दिया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसएआई ने अभी रिसेंट में पटियाला में किस खेल महासंघ के असेसमेंट कैंप को जो है बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी वहाँ पर, तो उसके कारण इसको बैन कर दिया गया है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि बहुत सारी जो अलग अलग जो इरेगुलरिटीज़ थी, तो इसी के कारण जो एसएआई है, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने पटियाला में एक बॉक्सिंग कैंप चल रहा था, उसको यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया। अब जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो ये चाहता था कि जो खिलाड़ी हैं इनका जो सिलेक्शन हो वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो और नतीजे तुरंत बताए जाएं। लेकिन बीएफआई के लगातार रिटन कम्युनिकेशन के बाद भी ये कैंप दोबारा जो है वो शुरू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो बात की बात होगी। बट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो बीएफआई, इसको यहाँ पर जो एसएआई ने पॉज लगा दिया, इस पर अभी रोक लगा दी गई है। अब देखते हैं कि आगे जो है ये क्या होता है इसमें। बट क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर? पटियाला में। और ये जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो एक ऑनगोइंग असेसमेंट था, तो इन्होंने जो है इस चीज़ को अभी यहाँ पर बैन कर दिया गया है, ठीक है। अब जो ट्रांसपेरेंसी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फेयर प्ले जो है हमेशा होना चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन फ्रिक्शन है, तो जो एसएआई है इन्होंने 2026 के जो कॉमनवेल्थ हैं और एशियन गेम्स के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं उसको लगातार सवाल बीएफआई से भेजे थे, तो जिनका इन्होंने बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, तो इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को भी एक पॉज यहाँ पर रोक लगा दी है, ठीक है। और एक्शन जो है वो हुआ है सस्पेंशन ऑफ द बॉक्सिंग असेसमेंट कैंप का। कहाँ पर? ये हुआ है लुधियाना, ये पटियाला में, ठीक है। और अथॉरिटी कौन सी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसआई, ये सारी चीज़ें करती है। आरबीआई ने हाल ही में मई 2026 में नो योर कस्टमर केवाईसी निर्देशों के उल्लंघन के लिए किस निजी क्षेत्र के बैंक पर 31.80 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया? तो अभी आरबीआई हैज रिसेंटली इन मई 2026 imposed a penalty of rupees 31.80 lakhs on which private sector bank for violation to
KYC डायरेक्शंस। तो KYC पर सरकार का रुख बहुत अलग है और आरबीआई जो है वो लगातार अपनी डायरेक्शंस जो है बैंक को देता आ रहा है। तो आरबीआई ने अभी यस बैंक और जो हिंदुजा फाइनेंस है इनके ऊपर ये जो जुर्माना लगाया है, यस बैंक ने केवाईसी से जो जरूरी नियम है इनका पालन नहीं किया, और वहीं पर जो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस है इन्होंने भी बिगर किसी इन्फॉर्मेशन के जो अपने बोर्ड्स के जो मेंबर्स होते हैं इनको यहाँ पर चेंज किया है। तो आरबीआई ये कहता है कि कभी भी किसी में बोर्ड अगर रिशफल हो रहा है तो आरबीआई को पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। तो इस वजह से इन्होंने अभी एक तो यस बैंक पर लगाया और हिंदुजा फाइनेंस, इन दो को यहाँ पर रडार पर लिया है। ठीक है, तो पेनल्टी यहाँ पर इनके ऊपर लगाई गई है। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इन्होंने दो चीज़ों के ऊपर लगाई, हिंदुजा और यस बैंक। तो इन दोनों को आप यहाँ पर याद रखिएगा। क्या रीज़न था? नॉन कंप्लाइंस, जो रेगुलेटरी एंड नॉन कंप्लाइंस है उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। और ये जो एक्शंस हैं वो लिए जा रहे हैं स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशंस एज मार्च 31, 2025। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या करा है कि ये कार्रवाई जो है 31 मार्च 2025 तक जो उनकी स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस जो की हैं उसके बाद इन्होंने यहाँ पर की है। तो यस बैंक के ऊपर लगा 31.80 इतना यहाँ पर फाइन एक तरीके से जो इन्होंने इम्पोज किया हुआ है। और ये इन्होंने देखा कि केवाईसी की जो रिकॉर्ड रजिस्ट्री है ना उसमें अलग तरीके से इन्होंने डेटा शो कर रखा है और वहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो इनका फेल हो गया। तो इन्होंने कहा कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि केवाईसी जो है एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो कभी भी जो भी फाइनेंशियल फील्ड्स हैं तो उसमें जो वेरिफिकेशन है वो होना टाइमली चाहिए और अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, हाउसिंग जो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस है इसके ऊपर इन्होंने लगाया 1.80 लाख का जुर्माना। ओके, और ये इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने क्या किया कि अपने 30% जो मेंबर्स थे उनको इन्होंने विदाउट इन्फॉर्मिंग टू आरबीआई या उनसे प्रायर अप्रूवल नहीं लिया और उनको रिप्लेस कर दिया। Who has been appointed by the central government as the new chief of defense staff? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसकी यहाँ पर नियुक्त की गई है? तो अभी हुआ क्या कि जो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी हैं इनको भारत का नया सीडीएस बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इनका मेन जो वर्क है वो क्या होगा कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, ठीक है, उनके बीच जो तालमेल है उसको यहाँ पर बनाकर रखना, और जो आर्मी के अंदर कुछ बड़े अमेंडमेंट्स होने हैं तो उस ढांचे को यहाँ पर बनाना, और जो स्ट्रेटजिक और अपनी जो आर्मी है इसको अच्छी सुविधाएं और बाकी सारी चीज़ें मिल सकें, इसलिए जो सीडीएस हैं ये अभी अपॉइंट हुए हैं। तो इनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ओके, और ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब कंट्री के नए जो है सीडीएस जो है वो ये कहलाएंगे। ठीक है, और अभी आपने देखा होगा कि जो अलग अलग तरीके की जो सेल वगैरह है, ठीक है, जस्ट लाइक कि कोई ट्रेनिंग और कोई भी इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी या फिर मिलिट्री में कोई भी स्ट्रेटजिक वर्क होना है तो उसके लिए जो है इनका रोल यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और हमारा जो ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन है, ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि लीडिंग द स्ट्रक्चरल री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री इनटू जियोग्राफिकल कमांड। तो ये बेसिक इनका काम यहाँ पर ये भी करना होगा, थिएटर कमांड्स भी रहेगा और प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है कि थिएटर कमांड में बेसिकली कि जैसे कहीं पर कोई युद्ध है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बेहतर हो, और जो हमारी आर्मी का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है बेहतर से बेहतर बनाना, ये जो है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर रहती हैं। ओके, और जो लेफ्टिनेंट जनरल इनकी अगर बात की जाए सुब्रमणी, तो ये एनडीए और आईएमए के जो है एक एलुमन हैं और सेंट्रल कमांड में उनका जो नेतृत्व है, और ग्रे जोन फायर में भी इन्होंने काफ़ी स्ट्रेटजिक एक्सपर्टाइज जो है वो अपनी दिखाई है। संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2026 में किस देश की महिला रिकर्व टीम ने पदक यहाँ पर जीता है? तो आपसे कहा गया है कि विच कंट्रीज वुमेन रिकर्व टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 स्टेज 2 हेल्ड इन संघाई। तो अभी क्या हुआ है कि भारत की जो महिला तीरंदाजी टीम है तो इसने जो है चीन को हराकर संघाई का जो विश्व कप हुआ था इसमें गोल्ड मेडल जीता है। 2021 के बाद से इस कैटेगरी में भारत की ये पहली जीत है। तो भारत ने यहाँ पर एक बड़ा कारनामा
किया है। और इसके साथ में एक और हैं जो इनका नाम है साहिल यादव, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोनों नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकी गोल्ड मेडल जो है इनको मिला है, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, संघाई चाइना में, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2। ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने स्टेज 2 में जो महिला तीरंदाजी टीम है उसने एक बड़ा कारनामा किया है। अब इसमें नाम आपसे पूछे जाएंगे। 4 बार की ओलंपियन जो है दीपिका कुमारी और अंकिता भक्त और 17 वर्षीय ये जो कुमदेन महादेव हैं, इनकी टीम ने 4-4 पर बराबर होने के बावजूद भी जो है हाई प्रेशर शूट ऑफ में जो है सेकेंड सीडेड जो है इनको हरा दिया 5-7 से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साल 2021 में ये जो है भारत की पहला स्वर्ण पदक भी रहेगा। तो उसके बाद से अगर देखा जाए तो पहली बार जो है यहाँ पर गोल्ड भारत ने गेन किया है। और इसके साथ में जो मेंस का इंडिविजुअल जो कंपाउंड इवेंट होता है उसमें साहिल यादव है, इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। ठीक है, तो इनका मेडल पूछा जा सकता है, साहिल यादव ब्रॉन्ज। और आर्चरी जो अभी इवेंट यहाँ पर हुआ था। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड विट एंड ह्यूमर इन कोर्ट रिसेंटली लॉन्च बाय द सॉलिसिटर जनरल। तो ये कहा गया है कि भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तो इन्होंने अभी एक बुक को लॉन्च किया है। तो इस बुक के ऑथर कौन है? तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल है वो तो है तुषार मेहता। तो तुषार मेहता ने इस बुक को जो है लॉन्च किया है, बट इसके जो ऑथर हैं, पुस्तक के लेखक पूछे हैं, तो लेखक जो है वे हैं VR मनोहर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? VR मनोहर होगा। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो अभी रिसेंट में जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं जिनका नाम है तुषार मेहता, इन्होंने VR मनोहर द्वारा लिखी गई 2 बहुत ही फेमस बुक्स हैं। ठीक है, तो इनका अभी विमोचन किया है, और जिसका जो टाइटल है वो है विट एंड ह्यूमर इन कोर्ट एंड विट एंड विजडम इन कोर्ट। ठीक है, अगर हम VR मनोहर की बात की जाए तो ये एक बहुत ही दिग्गज लीगल ल्यूमिनरी थे, मतलब एक कानूनी जो है दांवपेच के बहुत जाने माने पर्सन। और इन्होंने महाराष्ट्र के जो एडवोकेट जनरल के रूप में जो है अपनी सेवाएं भी दी थी, और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इसके ये पूर्व मेंबर भी रह चुके हैं। तो ये बुक कई मायनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें बहुत अजीब अजीब किस्से जो हैं जो लीगल रिलेटेड हैं उनका यहाँ पर इन्होंने जो है काफ़ी अच्छे से घटनाओं का जो विमोचन है वो यहाँ पर दिखाया है। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने इस चीज़ पर फोकस दिया है कि जो बहुत ही युवा वकील हैं इनके लिए साहित्य जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वे समझ सकें कि कानूनी जो पेशा है आपका, जो आप पेशेवर वकील हो, उसके बारे में नहीं, लेकिन आप थोड़े से ह्यूमन एलिमेंट्स और जो आपकी इंटेलेक्चुअल शार्पनेस है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो इसलिए से ये जो बुक लॉन्च करने का यहाँ पर जो पॉइंट है वो और लोगों को भी काफ़ी इंस्पायर यहाँ पर कर रहा है। गुजरात ने हाल ही में ग्रिड स्थिरता के लिए कितने मेगावाट की जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है, तो अभी इसको इन्होंने शुरू किया है। तो आपसे कहा गया कि गुजरात हैज रिसेंटली लॉन्च अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS ऑफ हाउ मेनी मेगावाट्स फॉर द ग्रिड स्टेबिलिटी। तो अभी क्या हुआ है कि गुजरात ने जो अपनी इनकी जो ऊर्जा नीति है उसमें इन्होंने BESS शुरू किया है, जिसको बोलते हैं बैटरी स्टोरेज सिस्टम। तो इसका मेजर काम यही है कि जो हमें अलग अलग तरीके से हम देखते नहीं कि वाइंड एनर्जी को हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, बिजली ग्रिड को सेफ रखना, और AI की हेल्प से पूरे स्टेट में बगैर रुके हुए जो बिजली है वो लोगों तक पहुंचाना। तो ये अभी इन्होंने जो है किया है, और इसके तहत जो ये जो कदम उठाया है तो इसमें इन्होंने 5 अलग अलग जगह पर 870 मेगावाट की जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जिसको बोलते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, इसको चालू करने की घोषणा यहाँ पर किया। तो 870 मेगावाट ये है यहाँ पर। ओके, और ये लगातार ग्रीन एनर्जी जो ट्रांजिशन है उसके लिए स्टेट काम कर रहा है, और इसमें जो ग्रिड स्टेबिलिटी है ये इनका प्राइमरी फोकस भी है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम फ्रिक्वेंसी और रेगुलेशन और वोल्टेज कंट्रोल जो है इन सबको ये यहाँ पर हेल्प कर रहा है। और अगर अचानक से लोड बढ़ गया, ठीक है, लोड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो उस दौरान ग्रिड को बंद होने से जो है वो यहाँ पर बचाया जा सकता है। और यहाँ पर स्केलेबिलिटी भी है, क्योंकि 870 मेगावाट के अलावा जो स्टेट है इन्होंने अहमदाबाद और कच्छ जैसे जो ज़िले हैं यहाँ पर 13 और ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है। और इनका जो पॉलिसी इंटीग्रेशन है वो बहुत ही साफ़ है कि जो BESS है ये जो इनका नए
रिन्यूएबल एनर्जी है इसके साथ जो जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स और जो यहाँ का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके साथ जो है इस चीज़ों को ये अलाउ यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। और 2030 तक जो है 500 मेगावाट और जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स कैपेसिटी है ये हासिल करने के लिए इन्होंने अपना लक्ष्य जो है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। ये की हाइलाइट्स हैं, ये आप एक बार में गो थ्रू कर सकते हैं। मई 2026 तक आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने PMJJBY के तहत दावों के रूप में कुल कितनी राशि वितरित की है। तो देखो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि एज ऑफ मई 2026 का जो डेटा है वो ये कहता है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट डिसबर्स्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज अ क्लेम्स अंडर PMJJY। तो अभी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है तो इन्होंने अपने 11 सफल साल जो है वो पूरे कर लिए हैं और 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस देने वाली इस स्कीम ने 27 करोड़ से ज़्यादा जो है लोगों को यहाँ पर जोड़ा है। तो इनका जो क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है वो भी बहुत बढ़िया है, 99.95% जो है वो यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट मिलता है इनको। ओके, तो अभी जो ये PMJJY है BY, तो इसमें जो है 9 मई को ये 2015 में ये स्कीम बेसिकली शुरू की गई थी और इसका मेजर इम्पैक्ट था वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तरह रहा है। तो अभी जो इन्होंने किया है वो क्या है 9,414 करोड़ का डिसवर्सल, ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कब शुरुआत हुई, तो इस पहले तो इसकी फुल फॉर्म PMJJBY ये होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। तो अभी इन्होंने अपनी 11वीं एनिवर्सरी जो है इसको यहाँ पर पूरा किया है, ठीक है। तो 11 साल इसको हो चुके हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पर जो अलग अलग जो डेटा अभी रिलीज़ हुआ है 2026 का, तो उसमें इन्होंने बताया कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, सारी डेडलाइन आपको पता है कि 2047 है क्योंकि 2047 में भारत के 100 वर्ष पूरे यहाँ पर होंगे। तो ये स्कीम जो प्रोवाइड करती है 2 लाख रुपए का जो है लाइफ इंश्योरेंस कवर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो इनका इनरोलमेंट सक्सेस है वो काफ़ी ठीक ठाक है, लगभग 27.43 करोड़ इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया हैं जो इस स्कीम में यहाँ पर इनरोल कर चुके हैं। ओके, और आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी ठीक है क्योंकि अगर अभी तक क्लेम्स की बात की जाए तो लगभग 17,600 करोड़ रुपए इन्होंने डिसवर्स किए हैं। तो जिसमें अकेले जो है वो LIC का हिस्सा जो है वो कितना है, तो ये है LIC का हिस्सा 9,414 करोड़, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन इतना डीप में पूछाएगा कि डिसवर्स तो कर दिया 17,600, लेकिन जो LIC का हिस्सा कितना है 9,414 करोड़ है, ठीक है, जिसमें लगभग 4,70,00,000 परिवार जो है उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। DRDO के द्वारा अभी रिसेंट में एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर। तो इसकी जो है अवधि कितनी है, ठीक है। तो अभी ड्यूरेशन पूछा गया है, जो अभी DRDO ने ये जो मिशन अपना किया है सफलतापूर्वक, तो पूछा गया है आपसे कि इसमें आप बताइए कि इसकी जो अवधि है वो कितनी है, ठीक है। तो इसमें आपको अपना ड्यूरेशन यहाँ पर बताना है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि DRDO जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इनके लिए एक स्क्रैमजेट कंबस्टर जो है इसका 20 मिनट का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगर आप देखोगे 20 मिनट हो गए और 60 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1200 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1200 सेकेंड तक का जो ड्यूरेशन है वो इन्होंने यहाँ पर किया है। और ये जो इंजन है बहुत तेज़ रफ्तार वाला है और अलग अलग तरीके की भयानक गर्मी, कितना भी हाई टेम्परेचर हो वहाँ पर ये काम कर सकता है। और जो इंडिजीनियस जो फ्यूल है और ख़ास कूलिंग जो सिस्टम है इसका, तो भारत जो है उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास इस तरीके की एडवांस जो है मिसाइलें टेक्नोलॉजी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी जो इन्होंने अपना पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन जो है ये हासिल किया है, तो ये DRDO के द्वारा हुआ है और ये फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर जो है एक्टिवली कूल्ड, इसको इन्होंने 1200 सेकेंड तक जो है इसका परीक्षण किया है, ठीक है। और इस उपलब्धि के साथ में जो भारत है अन्य देशों में भी शामिल हो गया जिसके पास में इस तरीके की खतरनाक टेक्नोलॉजी भी है।
और इसमें जो है थर्मल मैनेजमेंट क्या होता है, थर्मल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि ये एक बहुत एक्टिवली कूल डिज़ाइन जो है इसका यहाँ पर यूज़ इन्होंने किया है, जहाँ पर जो फ्यूल होगा ना वो कंबस्टर की दीवारों जो दीवार होती है ना उसके हिसाब से वो घूमता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को क्या एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये जो फ्यूल टेक्नोलॉजी है उसमें इन्होंने लिक्विड हाइड्रोजन जो एंडोथर्मिक फ्यूल है उसका ये लोग इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से की पॉइंट से आप जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। मई 2026 में केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित नए नियम के अनुसार भारतीय बीमा कंपनियों में स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है एफडीआई है, तो इसको यहाँ पर इन्होंने मंजूरी दी है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि भारत सरकार ने जो इंश्योरेंस सेक्टर है तो इसमें 100% जो है इसके लिए यहाँ पर इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो पूछा जाएगा कि कितने परसेंट एफडीआई इंश्योरेंस में, तो ये 100% एफडीआई, ठीक है। तो अब जो विदेशी कंपनियां अकेले दम पर भारत में इंश्योरेंस बिजनेस कर सकेंगी, और इसका उद्देश्य यही है कि देश में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आना। लेकिन अगर देखा जाए थोड़ा सा सुरक्षा के हिसाब से तो एलआईसी को इससे अलग रखा गया, और जो कंपनियां हैं इस पर भारतीय मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल अपना जारी भी करेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। तो 100% ऑफ एफडीआई कर दी गई है ऑटोमेटिक रूट से, किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है कि कितनी यहाँ पर इन्होंने एफडीआई की है। और अभी जो इन्होंने ये बहुत एक विजनरी जो मिशन इन्होंने अपना किया है, इस तरीके का डिसीजन लिया है, तो इसका सीधा सा यही है कि सबका बीमा सबकी रक्षा। ये जो बीमा कानूनन संशोधन है तो इस 2025 विधेयक के हिसाब से इन्होंने अमेंडमेंट ऑफ द इंश्योरेंस लॉज बिल 2025, तो इसका जब ये पारित हुआ बिल तो उसके बाद ये वाला कदम यहाँ पर उठाया। पहले जो है लिमिट वो कितनी थी, 74% थी, और अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 100%। तो अभी ये जो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2024 जो 24/7 है, तो मतलब सभी के लिए जो इंश्योरेंस है 2047 तक जो है मिल जाए, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे फिगर्स हैं ये आप याद कर लीजिएगा। और अभी अगर हम स्ट्रेटजिक सेफगार्ड की बात करें तो उसमें जो आपका एलआईसी है ना, तो इन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम पर अभी 20% की अलग जो कैपिंग है वो यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा जितने भी विदेशी जो बीमा कंपनियाँ इनको बहुत ज़्यादा जो गवर्नेंस नॉर्म्स हैं इनको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। और IRDAI ये एक भारत का रेगुलेटर होता है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर्स को यहाँ पर रेगुलेट करता है। तो IRDAI के द्वारा जो है इनको जो इनका वेरिफिकेशन होगा वो बहुत ही कंपलसरी यहाँ पर होगा, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है वो यहाँ पर सब रहेंगी। तो यहाँ पर 74% से 100 ये हो चुका है, राइट। मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में जो अभी शपथ लेने वाले तमिलगा वेट्री कगजम जो टीवी के हैं, तो इसके संस्थापक जो हैं ये कौन है। तो आपको पता होगा कि पहले ये एक अभिनेता थे, एक एक्टर थे, उसके बाद में ये नेता बन गए। तो इनको नेता बनने के बाद इनको बोला जाता है टीवी के, तो इनका नाम है विजय। तो अभी जोसेफ विजय इनका पूरा नाम है, और जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ जो है ली है। चुनाव में इन्होंने काफ़ी बढ़िया किया और एक अच्छा प्रोग्राम लेकर आए, तो लोगों को जो है थोड़ा सा ठीक लगा कि हाँ ये और बेहतर काम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो टी जोसेफ विजय। अब ये जो इनकी पार्टी का नाम पूछा सकता है, तो ये पार्टी का नाम है TVK, तमिलगा वेट्री कगजम, ठीक है। तो इनके ये 17वीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके चीफ मिनिस्टर के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। और अभी जो चेन्नई का जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम है, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ, और यहाँ के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनके द्वारा जो है ये इनको ओथ वगैरह बाकी चीज़ यहाँ पर दिलवाई गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए डेटा जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बाकी बहुत कुछ PDF के लिए हमने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर 108 सीटें, अगर पूछा है कि कितनी सीटें यहाँ पर होती हैं, तो 108 सीटों के साथ जो है TVK सबसे आगे रही। और आपको पता होना चाहिए कि इनका जो वोट शेयर है वो भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा रहा है, ठीक है। और आप देख लें कि इनका जो आंकड़ा था वो इन्होंने बना लिया, समर्थन इनको काफ़ी लोगों ने दिया, कांग्रेस ने भी दिया यहाँ पर, और जो VSK हैं, CPI है, तो इन सब लोगों ने मिलकर जो है वो यहाँ पर एक कॉलिशन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर फ्रेम की है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर होगा, तो इसको मिलाकर इन्होंने इनकी 120 सीटें हो गई हैं, 108 अकेले जो हैं वो TVK की यहाँ पर आई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ओके।
आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को किन दो बैंकों में से प्रत्येक में 9.9% हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति यहाँ पर अभी दे दी है। तो आरबीआई परमिटेड कोटक महिंद्रा बैंक टू एक्वायर अप 9.9% स्टेक इन ईच ऑफ विच ऑफ द टू बैंक। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि आरबीआई ने जो कोटक महिंद्रा ग्रुप है इसको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक है इसमें जो है लगभग 10% और एग्जैक्ट फिगर है 9.9% का। तो एयू और आपका जो फेडरल बैंक है, ठीक है, इन दोनों में जो है ये चीज़ यहाँ पर की है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा सकता है। ये पूछाएगा कि जो एग्रीगेट होल्डिंग है वो कितनी है, तो आप बता दोगे 9.9%। अगर ऑप्शन जो है वो थोड़े से बहुत ही क्लोज हैं तो 10%, 15%, 18%, 20%, तो वहाँ पर आप 10% को चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो बैंक है तो उसकी जो सब्सिडीज़ हैं और अलग अलग जो मैनेजमेंट स्कीम्स हैं तो उसमें जो है इनको एक तरीके से जो माइनॉरिटी स्टेक है ये यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम रेगुलेशन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रेगुलेशन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो बैंक का नियम होता है ना इसको बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है ये जो दिशा निर्देश हैं, जो मास्टर डायरेक्शंस हैं, वो यहाँ पर कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में CMS इंफो सिस्टम्स के लिए जो है किस बैंक के 6000 जो ATM है इसके लिए 400 करोड़ का जो अनुबंध है वो यहाँ पर हासिल किया गया है। तो रिसेंटली जो CMS इंफो सिस्टम बैक्ड 400 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज द 6000 ATMs ऑफ द बिज बैंक। तो ये देखो क्वेश्चंस आपसे ऐसा पूछाएगा कि अमाउंट तो इनको दिया गया 400 करोड़ रुपए, तो कितने ATMs मैनेज कर रहे हैं? 6000 ATMs। और 6000 ATMs जो है वो किसके हैं? तो अभी रिसेंट में जो SDFC है इन्होंने 6000 ATM की देखभाल करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो CMS को यहाँ पर दी है। तो ये SDFC बैंक है, ठीक है। और 400 करोड़ का जो टोटल जो टेंडर है वो यहाँ पर इनको मिला है। तो अमाउंट इंपॉर्टेंट है कि कितना अमाउंट जो CMS इंफो सिस्टम्स को दिया जा रहा है 400 करोड़, और 6000 ATMs जो है वो अक्रॉस द कंट्री उसको ये लोग यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी सारी रख रखाव और बाकी जो बेहतर सुविधाएं हों, किसी तरीके की मशीन में कोई ख़राबी ना हो, बैंकिंग जो सिक्योरिटी है इसको यहाँ पर मजबूत करना, तो ये सब इनकी जिम्मेदारी है। इवन जो कैश लोड होता है और बाकी फंक्शंस होते हैं वो सारे भी इनको ही दिए जाते हैं। इनके पास पूरी एक सिक्योरिटी वैन होती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी वैन जा रही है और उस वैन के अंदर जो है गार्ड्स बैठे होते हैं, छोटी छोटी सी विंडो लगी होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे कि अगर मैं देखूं कि ये एक वैन जाती है, ठीक है, ये है वैन, तो आप देखोगे ये ड्राइवर वाली सीट होती है ना, तो यहाँ पर ऐसी सी जाली लगी होती है और ये पूरा पैक होता है और एक कैमरा भी ऊपर लगा होता है। तो ये जो व्हीकल्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर जो है बैंक में कैश वगैरह लेने, इनके साथ गम आर्म्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये जो ड्यूरेशन है वो 5 साल का है। वैसे 5 साल तक ये 400 करोड़ रुपए इनको देंगे और ये लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप CMS इंफो सिस्टम्स की बात करोगे तो 6000 तो ये केवल इसी के SDFC के मैनेज करे, बाकी दुनिया भर के जो भारत में अलग अलग ATMs हैं 72,000 ATM, तो उन सभी को ये मैनेज यहाँ पर करती है, ठीक है। रिसेंटली सेटी इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो SIT है, इसने एक MOU साइन किया है विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी टू प्रोवाइड द इंडस्ट्री फोकस ट्रेनिंग। तो अभी रिसेंट में जो इंडस्ट्री फोकस ट्रेनिंग है उसके लिए जो सेटी इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी है इन्होंने एक MOU साइन किया है। तो ये जो MOU है वो किसके साथ यहाँ पर जो है किया गया है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जो स्टूडेंट्स को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल पाए और इंडस्ट्री के हिसाब से सारी चीज़ें चलें, तो जो TCS का एऑन है इसके साथ ये कोलैबोरेशन यहाँ पर हुआ है। अब आपको पता होगा कि TCS का जो एऑन है ये क्या काम करता है, जो आप देखते हैं कि IBPS में जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना, ये भी TCS कंट्रोल जो अलग अलग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर ये एग्जामिनेशंस कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछा सकता है किसके साथ में हुआ है, तो ये सेटी इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी का एक MOU साइन हुआ है TCS एऑन के साथ में, ये आपसे यहाँ पर पूछा सकता है। और एज सच इसमें फिगर्स कुछ खास है नहीं कि कोई एक अमाउंट का कोलैबोरेशन हो, ऐसा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो, स्किल डेवलपमेंट वहाँ पर हो और प्लेसमेंट रेडीनेस रहे, तो इस वजह से TCS एऑन के साथ में ये वाली चीज़ यहाँ पर हुई है।
अभी रिसेंट में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको बताना है नेशन वाइड एनुअल हेल्थ चेकअप इनिशिएटिव, जिसको अभी लॉन्च किया गया है, जो 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो श्रमिक हैं उनके लिए। तो ये आपको बताना है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हुआ यह है कि भारत सरकार जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाती रहती है। तो सरकार ने 40 साल से जो ऊपर के मजदूर हैं उनके लिए एनुअल लेवल पर जो चेकअप्स हैं उसकी शुरुआत यहाँ पर की है। तो जो ESIC है, तो जो जुड़े हुए लोग हैं तो उनके साथ उनका ईयरली जो है उनका पूरा चेकअप जो होता है ना पूरे साल का, तो एक इन्होंने प्लान निकाला है कि आप एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करा लो साल में। तो उसकी यहाँ पर शुरुआत इन्होंने यहाँ पर की है। ठीक है, तो इससे क्या है कि शुरुआती जो बीमारियाँ हैं वो भी यहाँ पर पता चल पाएंगी कि किसको क्या बीमारी है, और डायग्नोज जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ द सीरियस ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। ठीक है, तो ये नेशन वाइड एक एनुअल मिशन है जिसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, और जो यूनियन मिनिस्ट्री है हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, तो इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इन्होंने ये जो लैंडमार्क नेशन वाइड एनुअल हेल्थ चेकअप इनिशिएटिव है इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। तो इसमें जो बेनिफिशियरी होंगे वो 40 साल और 40 साल से ऊपर के लोग होंगे। और जो ESIC इनका जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है तो उसके द्वारा इस चीज़ को इनोग्रेट यहाँ पर किया है। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा भी। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा था कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन कौन इसके बेनिफिशरीज यहाँ पर हैं। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है ना, इसमें काफ़ी बड़ा इजाफा भी हुआ है, मतलब 19% से ये बढ़कर जो है 64% जो है ये भी हो गया है। तो लगभग 94 करोड़ जो लोग हैं उनको लाभ यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं तो ये भी यहाँ पर शामिल रहते हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हमारे समाज में जो लोग हैं तो जो एक तरीके से काम कर रहे हैं गिग वर्कर्स, तो इनको भी यहाँ पर इन्होंने शामिल कर रखा है। और जो मजदूर हैं तो इनको यहाँ पर शुरुआती दौर में इनका चेकअप वेकअप करके ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिगर आउट की जाए। अच्छा, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन जिन्होंने आंसर दिए थे वेरी गुड, और जो सही आंसर्स हैं वो मैं यहाँ पर पांचों आपको दिखा दे रहा हूँ। जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया ये है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, और हेड क्वार्टर पूछा गया है यूनाइटेड नेशंस का, तो ये है न्यूयॉर्क में। और कौन सी रिवर जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो गंगा रिवर। और हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है माउंट एवरेस्ट है। बिहू जो है एक फेमस फोक डांस है, ये असम का है। ये फिर से मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं, तो आप इनका सही आंसर मुझे दीजिएगा। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और 2026-27 के लिए जो PDF है वो आपको डेली, वीकली, मंथली ये करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप 8448169188 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।